उसको लेके हमने नया एक्ट बनाया है। तो ये अब हम शुरू करेंगे और इसमें आज कोशिश करेंगे इसकी कुछ आउटलाइन बताएं और उसके बाद फिर जो है इसमें हम कंसेप्ट से शुरू करेंगे। हालांकि जो 3 एक्ट नए एक्ट बनाए क्रिमिनल मैनुअल के लिए, क्रिमिनल मेजर मैनुअल, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, एविडेंस तो क्रिमिनल और सिविल दोनों पे अप्लाई होता है, पर जो आईपीसी है वो क्रिमिनल पेनल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, और जो प्रोसीजर वाला है वो आपका सीआरपीसी जो कि अब बन गया है बीएनएसएस। तो इसमें बाकी दोनों एक्टों में तो सेक्शन घटे हैं, लेकिन सीआरपीसी में हमने सेक्शन बढ़ा दिए हैं। सीआरपीसी में हमने सेक्शन बढ़ा दिए हैं। एविडेंस एक्ट में हमारे पहले सेक्शन थे 167 और अब हो गए हैं 170। तो वो तकरीबन अप्रोक्स बराबर ही है, क्योंकि एक सेक्शन तो वहां पे इस बात का बढ़ गया सुधीर जी कि अब पुराना एविडेंस एक्ट रिपील कर दिया और नए एक्ट से अब चीजें लागू होगी। तो 167 पहले था, एक ये वो पुराने एक्ट को रिपील करने की बात करता है, तो ज्यादा हेरफेर नहीं हुआ। और ओवरऑल भी एविडेंस एक्ट में सिर्फ एक सेक्शन को बढ़ाया है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो एविडेंस एक्ट के बाद दूसरा हमारा बोला हमने आईपीसी। आईपीसी में पहले 511 सेक्शन थे, 511, जो कि अब घट के 350 के आसपास है। तो अप्रोक्स 150 सेक्शन कम हो गए। एविडेंस एक्ट है वो बराबर ही रहा, परंतु जो सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सेक्शन थे 482 84 सॉरी 484, जो कि अब बढ़कर 537 के आसपास हो गए। तो इसमें हमने अप्रोक्स 50 सेक्शन के आसपास हमने बढ़ाए हैं, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले ही बहुत बड़ा था और इसमें इसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता था, मतलब इसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं होता था, और 50 सेक्शन हमने और बढ़ा दिए।
तो अब हमें और मेहनत की आवश्यकता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। और अगर हम एविडेंस एक्ट देखें तो मैंने आपको बोला कि भाई वहां कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक सेक्शन बदला है, बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। बाकी सारा कंटेंट पुराने वाला ही एक्ट का रखा गया है। कंसेप्ट, कंटेंट। जहां तक बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में चेंज किया गया, पर आईपीसी में भी जो बेसिक बेसिक चीज है वो सेम है। हाँ, 4-5 डेफिनेशन को इन्होंने बढ़ाया है, पर इसके साथ साथ 4-5 डेफिनेशन को घटाया भी है। इन्होंने सेडिशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड, एडल्ट्री, अननेचुरल ऑफेंस, तो 4 डेफिनेशन क्लोज को, 4 कंसेप्ट को घटाया है। क्या इसमें से सवाल नहीं आते सुधीर जी? आते थे। अटेम्प्ट टू सुसाइड, एडल्ट्री, उसके बाद आपका सेडिशन, क्या इसमें प्री में या मेंस में सवाल नहीं आते थे? आते थे। और 4-5 कंसेप्ट बढ़ा दिए। मतलब मोटा मोटा अगर हम समझे हर जी, तो इन्होंने एक मोटा मोटे तौर पे बराबर बैलेंस ही करा है। 4 घटा दिए, 4 बढ़ा दिए। टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम, स्नैचिंग और राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह की बजाय ये 4 बढ़ा दिए और 4 मैंने बोले घटाए। तो एक तरह से क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं शहजान जी, सिया जी, कि आईपीसी में भी, बीएनएस में भी कुछ हमें घटे घटे हुए सेक्शन का फायदा हो गया। अगर कुछ बढ़ाया है तो कुछ घटाया भी है। परंतु सीआरपीसी एक ऐसा है, बीएनएसएस एक ऐसा है, बीएनएसएस एक ऐसा है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमने जो लेंथिएस्ट बेयर एक्ट था उसको और लंबा कर दिया। तो इसमें अब आपके क्वेश्चन पूछने के स्कोप एग्जामिनर के पास, बनाने के मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने के स्कोप और बढ़ गए। तो ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करी कि भाई बीएनएसएस कितना इंपॉर्टेंट है औरों के मुकाबले भी। क्योंकि एविडेंस में बोला कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले था वही अब है। सेक्शन में हेर फेर हो गया बस। आईपीसी मैंने बोला कि भाई सेक्शन ही कम कर दिए 150, तो और 4 कंसेप्ट बढ़ाए हैं तो 4 कंसेप्ट घटाए भी हैं, तो उसमें भी ज्यादा मारा मारी ना रही। हाँ, बीएनएस में मैंने बोला कि भाई इसके सेक्शन बढ़ाए हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। अब हमारी जो ये क्लास है ये सब्जेक्ट बेस्ड क्लास है, कि अगले, जब तक कि हमारा बीएनएसएस पूरा ना हो जाए
उसके हिसाब से हमने इस बुक को खत्म करना है। मेरा जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट में मैं आपको प्री के सवाल, मेंस के सवाल और कुछ इंटू की बातें, ये हम बातें करते हैं, बताते हैं, ब्रीफ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपसे हम पहले प्री का सिलेबस करवाएं या पर्टिकुलर इंटू का सिलेबस करवाएं, क्योंकि जो बैकबोन है एग्जाम की वो होती है मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम में भी हम ये आपको दावा नहीं करते कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। हम एक जो बेयर एक्ट का बेस है, बेसिक, उसमें से मेजर लॉ में से 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। 20 से 25 बड़े लॉ में से। वो 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 18 हो सकता है। और उन कंसेप्ट में से तकरीबन बेयर एक्ट का 50% मिनिमम बोल रहा हूं मैं सुधीर जी, हर जी, मिनिमम 50% सेक्शन कवर हो जाते हैं उन 20 कंसेप्ट में, 25 कंसेप्ट में, किसी भी बेयर एक्ट का। जैसे हमने, अगर हम इसको समझाएं आपको, हर जी समझा जानते हैं जिसने हमारी लास्ट क्लास ली है, कि पिछले में हमने 6 क्वेश्चन कराए माइनर में, लिमिटेशन लॉ में 6 क्वेश्चन कराए, लेकिन 6 क्वेश्चन में ही जो लिमिटेशन लॉ के 30 सेक्शन है उसमें तकरीबन 20 सेक्शन कवर हो रहे थे, ये हम कहना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर जब हम BNSS करवा रहे हैं आपको, तो उसके 20 क्वेश्चन में से या 25 क्वेश्चन में से जब हम आपको ब्रीफ करें तो 550 सेक्शन में से तकरीबन 200 सेक्शन हम आपको करा पाए, ये मैंने बोला आपको। तो आप कहोगे सर ये तो आधे से कम रहे, आप कहते हो आधे तो हम कराते हैं। तो सर कोई भी एक्ट का 10% सेक्शन तो वाहियात होते हैं, बेकार होते हैं, जिनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसका कोई आगा पीछा नहीं है। तो अब 535 का, 37 का जो भी है, उसका 10% लगा लो, तो 60-70 सेक्शन। तो मैं कहना चाहता हूं कि CRPC में किसी भी काम के नहीं है। अब यहां तक ठीक है? तो अगर हम 60-70 सेक्शन को और जोड़ दें तो वही आपकी 250 की रेंज आ गई, 250 350 की, जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में 200 सेक्शन आ जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन सेक्शन जो वाहियात होते हैं, बेकार होते हैं, तो 250-300 हमने आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है? और ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है अजय जी कि अगर जो हमने लिमिटेशन लॉ पढ़ाया और जितना हमने पढ़ाया, अगर वो आपके हाथों की प्रैक्टिस में है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन ना आए।
क्या आपने सुधीर जी, अभी आप कह रहे थे हमने पेपर दिए हैं, तो क्या ऐसा आपको लगा कभी ऐसा जो हमने लिमिटेशन लॉ भी आपके आया होगा कहीं ना कहीं, कोई उन क्वेश्चन के अलावा या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आया हो? सुधीर जी बताइए, बोलिए एक बार। नहीं सर, आपने जो पढ़ाया लगभग लगभग उसी से संबंधित साइड अगल बगल से क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने बोला है, बोल दिया मैंने, डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट, बट ऐसा नहीं है कि उनके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया हो बाई चांस। मुझे नहीं लगता कोई आया हो। आपको कोई आया हो तो मेरे को बताइए कभी। सर आपने जो पहला क्वेश्चन लिखवाया था वह क्वेश्चन यूपी में 2008 में आया हुआ था। हमने ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से हमने मिलाया था, हाँ 2008 का वो क्वेश्चन था। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि शायद मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपने फेस नहीं करा होगा लिमिटेशन लॉ का, जो हमने पढ़ाया उनमें से कोई उसके अलावा कोई क्वेश्चन आया हो। नहीं ऐसा तो नहीं सर। हाँ ये बात अलग है अजय जी, हर्ष जी, कि भाई हमने उसको पढ़ा कम, याद कम करा, प्रैक्टिस कम करी, वो तो गड़बड़ हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि उनमें से नहीं आएगा। ये मैं बोलना चाहता हूं। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन हमसे अभी रह गई हो, जो पढ़ाया ना उनमें। जरूरी नहीं कि हमारा पढ़ाया हुआ सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन हमारी थोड़ी बहुत कम बत्ती रही हो, लेकिन वो अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे हर जी, और आपको कोई समझ में ना आए तो पूछेंगे आप किसी कुलीग से, अपने फ्रेंड से या किसी सीनियर से, तो वो आपको हो सकता है कुछ और अच्छे तरीके से बता सके। पर आप ये कहो कि उनमें से सवाल नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम आपको ये एश्योर करवाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब हम बीएनएसएस करेंगे तो उसमें भी जो हम पढ़ा रहे हैं, हम मतलब कोई भी पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं है कि उनमें से उसके पढ़ाए और में से सवाल नहीं आएंगे। ये देखना है कि उन्होंने जो समझाया क्या सही समझाया। हम पे नहीं बिलीव करना आपने, हम पे तो सुनना है, फिर उसको क्लेरिफाई करना है खुद पढ़ के, सेल्फ स्टडी। हर जी, पायल गुप्ता जी, और उसके बाद अगर आपको हमारी सुनी हुई बात और सेल्फ स्टडी दोनों में सिमिलरिटी मिले तो हमारी बात को गांठ बांध लो, और अगर कुछ अंतर आए तो हमसे दोबारा उसका क्लेरिफिकेशन पूछो। ये मैं बोलना चाहता हूं। यहां तक ठीक है हर जी? पर ऐसा नहीं है कि जो कोई भी मान लो किसी भी एक्ट में 25 सवाल आपको बताएंगे, उन 25 सवाल में से पेपर में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ, टॉपिक पे प्रैक्टिस ना करना, याद ना करना, प्रैक्टिस नहीं करना, नर्वस हो जाना, उसी क्वेश्चन को घुमा के आ जाए, वो घुमा फिरा के आ जाए, वो एक अलग बात है। दैट सेपरेट इशू। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सर, ये तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अभी अब
सीआरपीसी में क्योंकि अब ये चेंज हुआ है तो इसको हमें पुरानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें एक बार पहले तो सीआरपीसी में बताना पड़ेगा और फिर बीएनएसएस में बताना पड़ेगा भाई क्या चीजें लेफ्ट राइट हुई। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि जिसने लॉ करी है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में कुछ ना कुछ नहीं जानता हो। कुछ ना कुछ तो जानते होंगे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। एफआईआर आपने सुना होगा, कंप्लेंट वर्ड सुना होगा, बेल वर्ड सुना होगा, मेंटेनेंस वर्ड सुना होगा, अरेस्ट वर्ड सुना होगा, रिमांड वर्ड सुना होगा, डेफामेशन वर्ड सुना होगा, चार्ज वर्ड सुना होगा, ट्रायल वर्ड सुना होगा, इन्वेस्टिगेशन वर्ड सुना होगा, अपील वर्ड सुना होगा, रिवीजन सुना होगा, रेफरेंस वर्ड सुना होगा, प्रोविजन वर्ड सुना होगा। सुना है अजय जी? सुना है शाहिद जी? सुना है यस सर। पायल जी? सुना है? यस सर। हाँ, शायद ही कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपने ना सुना हो, जो लॉ ग्रेजुएट है। पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो ये सारे कंसेप्ट, जिन 25 कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं कंसेप्ट में से जो मैंने अभी बोले ये कुछ एग्जाम्पल है। क्या कोई ऐसा पेपर हुआ हो जिसमें एफआईआर के बारे में ना आया हो? आता है एफआईआर के बारे में। बेल के बारे में ना आया हो? आता है बेल के बारे में। अपील के बारे में ना अपील के बारे में ना आता हो? आता है अपील के बारे में। उसके बाद आपका कन्फेशन रिकॉर्ड के बारे में आता है सर, कन्फेशन रिकॉर्ड के बारे में। अरेस्ट के बारे में आता है, अरेस्ट के बारे में। एक्यूज के राइट, एक्यूज के राइट आता है। एक्यूज के राइट क्या है, ये सवाल आता है सर। और ये सारे सवाल क्या ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, अगर आप एग्जाम पेपर बनाओ सुधीर जी, अगर आप ये सवाल, अगर इन सवालों का एक क्वेश्चन पेपर बनाओ तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो लॉ स्टूडेंट है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, एपीपी की तैयारी कर रहा है, नेट वेट की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, क्या उनको इनका नहीं पता होना चाहिए? हर जी, अगर आप पेपर बनाएं और इनके बारे में ये क्वेश्चन लिखें, भाई टेल मी व्हाट इज द एफआईआर, एन इंग्रेडिएंट, एन एविडेंटरी वैल्यू, व्हाट इज बेल, एंटिसिपेटरी बेल, आपने ये सवाल बना दिया, तो क्या ये एक्सपेक्ट करते हो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या किसी और कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इसके बारे में कुछ भी ना लिख पाए? सवाल भी इनमें से आने। ठीक है, मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं अजय जी, जितने मैंने वर्ड बोले ये हमारी सीआरपीसी के वर्ड है और बीएनएसएस इसमें भी इनको यही लिखा गया। ये नहीं कि इनके नाम बदल दिए, कंसेप्ट बदल दिया,
ऐसा कुछ नहीं है। वही बेल का कंसेप्ट पहले था, आज भी वही बेल का कंसेप्ट है। वही एंटीसिपेटरी बेल का पहले कंसेप्ट था, आज भी वही कंसेप्ट है। वही अपील का पहले कंसेप्ट था, आज भी वही कंसेप्ट है। तो क्या ये कंसेप्ट बदल गए सुधीर जी? बिल्कुल नहीं सर। बेसिकली कुछ नहीं बदला। जी। हाँ, कुछ प्लस कर दिया, कुछ थोड़ा ऐड कर दिया, जी। थोड़ा एल्टर कर दिया, पर बेसिक कंसेप्ट नहीं बदला इन्होंने। ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने फिर बदला क्या। अभी मैंने ये बताने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी कि हमारी पुरानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में असल में था क्या, जो आप पहले भी जानते हो, इस क्लास से पहले भी जानते हो। बेल क्या है, अरेस्ट क्या है, ये सारी बातें। तो फिर भाई इन्होंने चेंज क्या किया, वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सर इन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और फिर आगे चल के BNSS में जो चेंज किया, कुछ कंसेप्ट तो इन्होंने नए इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, कौन से इंट्रोड्यूस करे? इंट्रोड्यूस से पहले हम ये बताएंगे क्या कौन कौन से इन्होंने डिलीट करे, खत्म करे। कुछ पोर्शन इन्होंने खत्म भी किया है। तो सर खत्म करने में दो चीजों को बड़ा ध्यान रखना है इसमें कि वे क्या क्या खत्म कर दिया। एक, आपका असिस्टेंट सेशन जज। कितने प्रकार की कोर्टों का जिक्र किया क्रिमिनल लॉ में? चार प्रकार की कोर्टों का इन्होंने जिक्र किया। चार प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट होती है: सेशन जज, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आगे चल के जो सेशन कोर्ट है उसमें इन्होंने जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिक्र किया उसको कहते हैं सेशन जज, जिसकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है। और उसके साथ साथ इस सेशन कोर्ट में जो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले तो उन्होंने कहा कि सेशन जज इंक्लूड एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो सेशन कोर्ट में कितने जजों का जिक्र किया गया? तीन प्रकार के जज: सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट। तो सर एक तो हम अपनी क्लास के लिए बोल दें सर कि अपनी क्लास में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छी बात है। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखिए। मैं बोलना चाहता हूं, ठीक। उसके बाद दूसरा, सेशन जज को अब हमें अंतर बताना पड़ेगा कि भाई सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट, इनमें फर्क क्या है। तो सर, सेशन जज जो है उसको अपॉइंट करने में दो तरीके से वो अपॉइंट किया जाता है। एक तरीका तो है कि भाई वो एंट्री लेवल पे जजशिप में जाए और फिर प्रमोशन से वो सेशन जज बन जाए। एंट्री लेवल क्या मतलब, सुधीर जी? सर इनको सर प्रमोशन करके किया जाता है ना, जैसे जिनकी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में 10 साल से अधिक हो जाती है। सेशन तो सेशन जज सर, सर नहीं सर, मैंने बोला कि सेशन जज एक तो एंट्री लेवल से शुरू होके और फिर सेशन जज बनते हैं। एंट्री लेवल मतलब कि जो सिविल जज आप बन रहे हो ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसका आपने एग्जाम दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और फिर पैसेज ऑफ टाइम यू बिकम सेशन जज आफ्टर दी ए पीरियड ऑफ लेंथ, सर्विस ऑफ लेंथ। माइक म्यूट कर लीजिए सर, माइक म्यूट कर लीजिए सर, जब तक सवाल ना पूछा जाए या आपका कोई ऑब्जेक्शन ना हो। दूसरा, अगर कोई वकील जिसकी प्रैक्टिस 7 ईयर प्रैक्टिस है और उसका एज ब्लॉक 35 to 45 है, वो भी डायरेक्ट सिविल जज का पेपर ना देके एडीजी का पेपर होता है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज कैडर बोलते हैं। उसका प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद उसको डायरेक्टली एडिशनल सेशन जज लगा देते हैं। तो दो, अच्छा, उसके बाद उसकी प्रमोशन सेशन जज, फिर आगे चल के हाई कोर्ट। तो दो प्रकार मैंने बोला कि कैसे सेशन जज बनेंगे या एडिशनल सेशन जज बनेंगे। एक हमने और बोला असिस्टेंट सेशन जज। तो अब बीएनएसएस में या सीआरपीसी में अब इनकी पावर बताइए कि सेशन जज को कानून में लिखी गई सारी सजाएं देने की पावर है। अब हमें पनिशमेंट का पता होना चाहिए भाई कि पनिशमेंट कौन कौन सी। तो पनिशमेंट्स अपनी बीएनएस में 5 प्रकार की बताइए, अब 6 हो गई है नए में। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट, फाइन और फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारी सजाएं सेशन जज दे सकता है, परंतु सेशन जज के लिए या एडिशनल सेशन जज के लिए डेथ पेनल्टी देना संभव नहीं है। डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन संभव नहीं है जब तक कि डेथ पेनल्टी को प्रोनाउंस तो कर देगा सहायक जी,
परंतु उसको अपने पेरेंट बॉडी से कंफर्म कराना पड़ेगा, पेरेंट बॉडी के पास भेजना पड़ेगा। पेरेंट बॉडी कौन है हर जी? सर हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो डेथ पेनल्टी को यस करे या नो करे। नो करेगा तो मतलब वहां पूरा कंसेप्ट है वो चल के कि वो खत्म भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है, हाई कोर्ट की मर्जी है। और अगर वो कंफर्म कर देगा तो सेशन जज के पास वो ऑर्डर भेज देगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। और यही पावर एडिशनल सेशन जज के पास है। परंतु असिस्टेंट सेशन जज ये भी प्रमोशन से बनेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तो इन्होंने बताया नहीं इसका सिस्टम, पर इसको क्या पावर है देने की शक्ति, सजा 10 साल तक की पनिशमेंट ये दे सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? गुलाटी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? चलिए, तो सर असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सजा दे सकता है, इससे आगे नहीं दे सकता। सर ये जो असिस्टेंट सेशन जज की ओहदा था ना, नए एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया। हालांकि मैंने तो असिस्टेंट सेशन जज हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव में कहीं नहीं देखा, और डिफरेंट प्लेस पे मैं गया हूं प्रैक्टिस के लिए, नहीं एग्जाम के लिए, तो शायद मैंने वहां पे भी नहीं देखा इस पद को, असिस्टेंट सेशन जज के पद को। ये पद अब खत्म कर दिया गया, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद जब हमारी सीआरपीसी बनी नई, तो पुरानी सीआरपीसी कब की थी भाई हर जी, और नई कब की थी? सर पुरानी तो 1973 की थी और नई 2023। नहीं, मैं तो सीआरपीसी बोला बेटा, बीएनएस तो बोला ही नहीं। सर सीआरपीसी तो 1973 थी सर। वो तो नई है सर, पुरानी तो 1898 की है सीआरपीसी। उसमें भी 500 से ऊपर सेक्शन थे, 562 के आसपास, ज्यादा थे मिलकर। जो प्रोविजन का सेक्शन है ना 360 हर जी, वो उसमें 300, उसमें 562 नंबर पे था, जो 360 है अब। 1898 की थी सीआरपीसी, 1860 में बना आईपीसी, 1872 में बना एविडेंस 1872, और 1898 में बना सीआरपीसी। बाद में 1973 में नई सीआरपीसी आई। अब जो है, हाँ बोलिए सुधीर जी। सर हम ये कह रहे थे कि आईपीसी 1860 में बनी, तो उससे पहले कैसे प्रक्रिया चल रही थी जब 98 में सीआरपीसी आई? तो उसके बीच में जो 30-32 साल का समय था। अब वो तो उससे पहले जो कोर्ट मैकेनिज्म था, क्योंकि कोर्ट सिस्टम तो हमारा पहले से भी था सर। कोर्ट सिस्टम तो 1860 से शुरू हो गया था। हाई कोर्ट, मैंने बोला रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना पहले, सबसे पहले जब अंग्रेजों का सिर्फ बंगाल पे कब्जा था, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आगे चल के पूरे देश पे कब्जा हो गया। फिर 1860 में उन्होंने हाई कोर्ट बनाए प्रेसिडेंसी टाउन में, बम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। फिर इलाहाबाद में बनाया 1862 में।
तो वहां से जो उनकी हाई कोर्ट की जो प्रक्रिया होती थी उसके हिसाब से सिस्टम चला। कंसोलिडेट हमने 1898 में करा। अभी भी जो हमारी सीआरपीसी है उसके अलावा भी यू आर रेगुलेटिंग योर हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर सर। सिर्फ सीआरपीसी से आप रेगुलेट नहीं होते थे, बल्कि जो आपके हाई कोर्ट के रूल एंड ऑर्डर बात करते हैं उनसे आप रेगुलेट होते हो सर। तो तब भी हाई कोर्ट के कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता। कंसोलिडेट करके तो हमने 1898 में बनाया, ये मैं कहना चाहता। ठीक है यहां तक? तो सर वहां पे फिर हमने जैसे आपको अभी बता भी दिया कि 1973 में फिर हमने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। माइक म्यूट करिए सर। तो सर तब जो है 1973 में 1973 में हमने एस्टेब्लिश करा मेट्रोपॉलिटन एरिया। और शुरू में हमने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और एक पैमाना बना दिया पॉपुलेशन का अजय जी, कि भाई जिसकी पॉपुलेशन, जिस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन, 10 लाख, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करके मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले कौन सा मेट्रोपॉलिटन एरिया बना? अहमदाबाद। इस पैरामीटर से एक्सेप्ट एक सीआरपीसी 1973 वाली में लिखा हुआ है कि जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, था मतलब पुरानी सीआरपीसी का अकॉर्डिंग, तो पूरे दिल्ली में एक ही सेशन जज बैठता था पहले, हर जी एक ही बैठता था, ज्यादा बैठते थे। सर जैसे दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट में बांट रखा है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन था, मतलब 11 सेशन जज हो गए। पहले जब थे डिस्ट्रिक्ट, तो अभी तो बनाया है कुछ साल पहले ही। हाँ, तो उससे पहले एक ही बैठते थे सर। तो टोटल दिल्ली का एक सेशन जज होता था, मैं ये बोलना चाहता हूं। बाद में दिल्ली डिवाइड हुआ, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड हुई, और फिर चल के उनको वहां पे भी सेशन वगैरह बैठाए गए, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब ठीक है यहां तक? और जो छोटी कोर्ट है सेशन के अलावा, सेशन, एडिशनल, असिस्टेंट के अलावा, मैंने शुरू में 4 प्रकार की कोर्ट का जिक्र किया। मुकेश जी क्या कहना चाह रहे हो? हैंड रेज किया आपने, डाउन करो हैंड को अगर कुछ नहीं पूछना तो सर। तो सर शुरू में मैंने बोला कि 4 प्रकार की कोर्ट, सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सामान्य तौर पर सेशन जज हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। अब मेट्रो एरिया में ये क्या कहलाएंगे? तो सेशन ही कहलाएगा, पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उनको हमने वहां डेजिग्नेशन दे दिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जो मजिस्ट्रेट का हेड होता है, कौन होता है मजिस्ट्रेट का हेड? हर जी सीएमएम के अंडर में आते हैं। मजिस्ट्रेट बोला मैंने, सीजीएम। एजीएम।
उनका मेट्रोपॉलिटन में हेड बना दिया, जो हरजी ने बोला CMM। ठीक है यहां तक? तो अब इसको कंक्लूड करें। मेट्रोपॉलिटन जो भी वर्ड CRPC 1973 में लिखा हरजी, वो सारा कंसेप्ट हमने नया BNSS में अबोलिश कर दिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में होएगा, क्या जजमेंट देगा, कैसे एविडेंस लेगा। जब मेट्रोपॉलिटन एरिया खत्म कर दिया, जब कोर्ट ही खत्म कर दी, तो कोई भी कंसेप्ट इसमें नहीं बचा। यहां तक ठीक है हमारा पॉइंट संदीप जी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जो यूनिटी खत्म कर दी, तो फिर जो उनकी केसेस की सुनवाई होगी वो सिंपल ये अपने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, फिर वो जुडिशरी में। नहीं सर, डेजिनेशन बदल दिया, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रह जाएंगे फिर। अब अच्छा, जो यूनिटी हैं जैसे वो उस मेट्रोपॉलिटन वाली, वो सॉरी यूनिट्स हैं वो खत्म कर दी फिर उस हिसाब से। सर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ जी, जहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा है, हाँ जी। अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी डेजिनेशन आएगा एज पर हाई कोर्ट जैसे डिसाइड करेगा, कंसर्न हाई कोर्ट। ओके ओके सर। दैट्स इट। ठीक है यहां तक? तो सर ये दो मैकेनिज्म है जो यहां पे बेसिकली अबोलिश किए गए, असिस्टेंट सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन का पूरा कंसेप्ट ये खत्म कर दिया। और ये तो हम पहले कह ही चुके हैं, सारे नए एक्टों का जो मेन कंसेप्ट है, रीजन है हर जी, अजय जी, वो कॉलोनियल इरा, अंग्रेजियत, उसको खत्म करने की कोशिश हमने करी है। तो जो भी अंग्रेजी वर्ड है वो भी यहां से हटा दिए गए। जैसे भारत अंग्रेजी वर्ड नहीं है, पर इंडिया अंग्रेजी वर्ड है, तो इंडिया वर्ड हटा दिया हमने। उसके बाद एक प्लीडर वर्ड है, आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस करते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट में जब वकील, सरकारी वकील पेश होता है, तो उन सरकारी वकील को हम क्या बोलते हैं हर जी? सर PP। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। वो पूरा उनकी अपॉइंटमेंट, उनका काम, उनकी कोटे, वो हमारी CRPC में डिसाइड है, बताई गई है। तो ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है हर जी। तो इसमें प्लीडर का क्या काम है? प्लीडर एक टेक्निकली लोगों के मैटर को जो प्लीड करता है, बताता है, ए काइंड ऑफ एडवोकेट, सिनोनिम्स ऑफ द एडवोकेट है वो, पर्यायवाची वर्ड है। पर क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी वकील का ही काम करता है, वो भी एक पर्यायवाची वर्ड है। तो जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने PP डाला हुआ है सुधीर जी, तो फिर प्लीडर वर्ड का क्या पॉइंट है? इसलिए प्लीडर वर्ड को हमने हटा दिया। तो अभी हमने 4 वर्ड का आपको जिक्र किया जो हटाए। इंडिया, मेट्रोपॉलिटन का कोई भी कंसेप्ट, असिस्टेंट सेशन जज, लीडर और असिस्टेंट सेशन जज, ये 4 पॉइंट, 4 कंसेप्ट ये हमने हटाए। ठीक है यहां तक?
उसके बाद इसकी अगर थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें देखें तो सर पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे। लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद भी अपने बैरक में देख के याद कर सकते हो, याद करना पर फ्री में आएगा, पहले बोल रहा हूं मैं। पहले 484 थे जो अब बढ़कर 531 हो गए, 531। पहले इसमें 2 शेड्यूल थे, अब भी 2 ही है। पर जो सेकंड शेड्यूल है ना, उसमें पहले फॉर्मेट थे 56 जो बढ़कर अब हो गए 58। 2 शेड्यूल मतलब लास्ट में सेक्शन खत्म होने के बाद 2 और पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम शेड्यूल बोलते हैं। समझाने के लिए, कैटेगराइजेशन करने के लिए उन्होंने दो चैप्टर और दे दिए। एक चैप्टर में तो आईपीसी की डिटेल दे दी, इंडियन पेनल कोड की, जो नया बन गया बीएनएस, कि कौन सा अपराध है, क्या उसकी सजा है, क्या वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, क्या वो कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, और कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल करेगा। ये तो दिया शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 2 में ये दे दिया कि जो क्रिमिनल में हमारा प्रोसीजर है ना, समन का क्या फॉर्मेट होगा, वारंट का क्या फॉर्मेट होगा, मेंटेनेंस ऑर्डर का क्या फॉर्मेट होगा, बेल बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होगा, बॉन्ड लेने का, गुड बिहेवियर में बॉन्ड लेने का क्या फॉर्मेट होगा, वो सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। तो पहले 56 थे फॉर्मेट जो अब बढ़कर 58 हो गए। ये मैं बोलना चाहता हूं। ये सारे प्री के पॉइंट है, प्री में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद माइक म्यूट करिए सर। पहले 37 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे हरजी? 37। अब ये बढ़कर 39 हो गए। तो क्या ये चैप्टर बढ़ा दिए? नहीं, चैप्टर नहीं बढ़ाए, बल्कि जो पहले चैप्टर हमारे अमेंड होके जुड़ गए थे उन्हीं को ही अब हमने सीक्वेंस में दे दिया, सीक्वेंस बना दी। प्ली बार्गेनिंग का एक चैप्टर था सुधीर जी, 21A, अब हमने उसको सीक्वेंस दे दी बस। उसके बाद एक फोर फीचर का एक चैप्टर था 7A, प्रॉपर्टी को लेके एक चैप्टर था 7A। अब 7A को हमने सीक्वेंस दे दिया। तो जो चैप्टर हमारे 37 थे ना, तो जो 2 एडिशनल थे उन एडिशनल को हमने सीक्वेंस दे दिया। 37 के 2 और प्लस हो गए, कितने हो गए? 39 हो गए। ये मैं बोलना चाहता। ठीक है, तो अभी मैंने इनका फैक्चुअल पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी, कौन कौन से कंसेप्ट यहां से हटा दिए ये बताने की कोशिश करी। अब हम इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्लस क्या किया। अब इसके साथ मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। अब से हमारी जो क्लास है वो 6 बजे से लेके और 7:15 7:30 तक चलेगी।
ये मैं बोलना चाहता हूं। 7 से बढ़ के 7:15 भी हो जाए, मतलब लास्ट हमारा 7:30 तक है, तो कोशिश करेंगे हम 7:15 तक आपको ब्रीफ करें, फिर लास्ट में 10 मिनट आपके सवाल जवाब ले लें। हाँ, इसमें एक चीज और हम प्लस करना चाहते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। कि एक पेज में राइटिंग और आपसे करवाना चाहता हूं। इसमें आधा घंटा जो हमारा बढ़ा है, वो सबका माइक कैमरा ऑन रहेगा, राइटिंग करनी है 1 पेज राइटिंग, और उसके बाद लीव करेंगे। तो एक राइटिंग का कंसेप्ट हम डालना चाहते हैं इसमें, जो हमें टाइम मिला। बीच में आपके जो हम बोल रहे थे एंड में, बीच में भी हम आपके क्वेश्चन ले सकते हैं। अब थोड़ा टाइम हमें मिलने की वजह से, अगर आपका बीच में भी कोई ऑब्जेक्शन है किसी पॉइंट को लेकर, तो आप बीच में भी हैंड रेज कर सकते हो, पर वो टोटली बेस्ड होना चाहिए लीडिंग क्वेश्चन के तौर पर, या तो बेरेक्ट के कंसेप्ट, बेरेक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, या जो मैं बोल रहा हूं, मैंने ब्रीफिंग करी है, उससे कनेक्टेड कोई वर्ड हो, उससे कनेक्टेड कोई पॉइंट हो डायरेक्टली। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम बीच में एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। और इसके साथ साथ अगर किसी भी, अगर बच्चे को पर्सनली भी कोई असिस्टेंट चाहिए क्लास के अलावा, कोई क्वेश्चन आंसर को लेकर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर, तो उसके लिए भी हमसे वो जुड़ सकता है। कोशिश करिए कोई व्हाट्सएप पे ही, या जो बोल के क्वेश्चन भेजते हैं जैसे भी हो, वो आप हमें सेंड करें, और उसमें हम रिप्लाई का कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस ना दे पाए तो हमें लास्ट में भी आप हमें याद दिला सकते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे नंबर सभी के पास अवेलेबल है। अगर ना हो तो भी मैं एक बार आपको नंबर अपना बीच में, शुरू में, एक बीच में या एंड में आपको बताता हूं। तो 2 नंबर हमारे पास है आज, तो मैं अभी एक ही दे पा रहा हूं, और हर जी शायद दूसरा नंबर दे पाए। तो एक नंबर तो हमारा, जो मेरा नंबर है, वो अपना 9 लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 9868829874। तो ये नंबर तो मेरा नंबर है। एक मिनट, दोबारा नंबर बोलना। एक नंबर, अभी एक बार दूसरा नंबर सुन लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है। दूसरा नंबर हरजी बोलेंगे, बोलिए हरजी। वाइस 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 सर, वाइस। सेकंड नंबर कासिफ सर का है, और कासिफ सर का नंबर है 1 मिनट। उनका नंबर है, हाँ उनका नंबर है 8337828246, और ये दोनों नंबर अभी चैट बॉक्स में भी हम डाल रहे हैं। कासिफ हाँ। सर का तो थैंक यू हर्ष जी। हाँ, तो कोशिश करिए केयरफुली पढ़ने की, राइटिंग करने की, ताकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। सामान्य तौर पे मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं सर, कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के अलावा सिर्फ आपका राइटिंग और कन्वर्सेशन जो कि बेस्ड हो ओनली बेरेक्ट पे, फैक्चुअल पॉइंट पे, ना कि आपकी इमेजिनेशन पे। ठीक है, एक इमेजिनेशन का भी काम होता है,
पर इमेजिनेशन से पेपर सोल्व नहीं किया जा सकता, डिबेट की जा सकती है, कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। कन्वर्सेशन का मतलब है कि जब हम फैक्चुअल बातों को लेकर एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए, और डिबेट का मतलब है कि आप अपनी इमेजिनेशन बताते रहें, मैं अपना इमेजिनेशन बताता रहूं। ये मैं बोलना चाहता हूं। तो राइटिंग पे फोकस करना है, कन्वर्सेशन की भी हम क्लास रखते हैं, और लास्ट में जैसे हमने आपको 10 मिनट का बोला, भाई लास्ट में 10 मिनट हम या 15 मिनट जो है, हमारे पास आधा घंटा भी है अब से, तो अगर इसको आप फ्रूटफुली यूज करेंगे तो हम 6 से 7:30 तक ब्रीफ करेंगे। अगर हमें लगेगा कि भाई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, तो हम अपना 1 घंटा रख लेंगे, फिर अपना कुछ और आप भी अपना काम करिए, अपना यूज करिए उसका प्रॉपरली। और अगर हमें लगेगा कि भाई आपका बेनिफिट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई और मेहनत करके आपको 1.5 घंटे आपसे 10 मिनट कन्वर्सेशन भी और 5 मिनट कम से कम 1 पेज राइटिंग यहीं पर आपसे करवाएं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो वो भी हमें इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। बोलिए परमजीत सिंह जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर वो चालान के बारे में जो वर्ड बोला था अभी, चालान जैसे 2/25 का है सर चालान। बोलो। चालान तो वर्ड मैंने नहीं बोला अभी कहीं भी। बोला था सर अच्छा चलो बोलिए, ठीक है। 2/25 का जो है वो सर, वो चालान किसके पास जाता है, मतलब जैसे मजिस्ट्रेट, अभी जो आपने लॉयर बोले, जजेस बोले थे। 2/25 क्या है पहले मुझको ये नहीं पता। 2/25, 1/25 है सर शायद, या तो अभी मेरे पास आया था सर, मेरे मित्र पे मैं लगा आपका दी। पॉइंट मैं पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए सर। ठीक है हर सर। जी आपको कोई चीज पकड़ में आई बात? नहीं सर, इसमें तो एक चालान बढ़ना आपने यूज किया, 1/25 2/, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं, ये वाला वर्ड नहीं यूज करा, चालान वाला किया था लास्ट लास्ट टाइम पर। नहीं चालान तो किया होगा मान लो, चलो, पर जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो सेक्शन या नंबर मेरे को पकड़ में नहीं आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना अभी बिल्कुल सर अभी आपने आया जो है। प्रारूप आप बताए ना सर, शेड्यूल, सर आपने जो शेड्यूल वाली बात बताए है ना, हाँ शेड्यूल में जो आपने वारंट और चालान का फॉर्मेट बताए हैं, हाँ। वो कि वारंट का फॉर्मेट क्या होगा, चालान का फॉर्मेट क्या होगा, सर वही बोल रहे हैं। तो हाँ, उसमें सवाल क्या है? चालान में जैसे कि अब किसी को चालान कट गया, मतलब जेल चला गया, जेल के चालान खाने से चालान हो गया। क्वेश्चन पूछो सर। क्वेश्चन सर, मतलब जैसे वो उसे पकड़ के ले गए थाने, थाने से चालान कट गया, तो सर किस, जैसे यही तो मैं, जैसे इनका 1/25 का केस लगा था, धारा 70, मतलब कौन से एक्ट की? चाकू का केस सर, चाकू दिखाया, चाकू। सर एक्ट का नाम तो बताओगे ना? हाँ सर, मैंने अभी ठीक से नहीं देख पाया, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा फिर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए सर, ठीक है, करिए ठीक है सर। सर। तो सर बैक टू द पॉइंट, बोलिए सुधीर जी। सर 1/25 जो बता रहे हैं आरंभ एक्ट में व्यवस्था है, अच्छा क्वेश्चन तो क्या है? क्वेश्चन उसमें तो सर 3 साल की सजा है। नहीं सर, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। नहीं आप सर प्रैक्टिकली बातें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो। हाँ सर, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। हाँ उनके कहने का मतलब यह है कि 1/25 में चालान हो गया और इनका जो क्लाइंट था वो जेल चला गया, हाँ तो उसकी बेल के संबंध में कोई बातें करना चाह रहे हैं। चलो, एक्सप्लेन और डबल एक्सप्लेन नहीं करना फिर सुधीर जी। वो तो अगर ये खुद ही बताएगा आर्म्स एक्ट फलाना ढिमका, तो मैं अपना आप रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
जब भी तो मैंने इनसे पूछा भाई आप ही बताओ ना कौन सा एक्ट है, सेक्शन है, और इसका बेसिकली क्वेश्चन क्या है। मैंने बोला लीडिंग क्वेश्चन में आप पूछिए सवाल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सप्लेन करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, एक्सप्लेन तो बहुत फिर अनलिमिटेड होता है फिर एक्सप्लेन तो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ मैंने बोला कि लास्ट के 10 मिनट में आपसे सवाल जवाब करेंगे, उसमें फिर देख लेंगे थोड़ा बहुत अगर स्पेस मिलेगा तो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है हर्ष जी, चलिए। तो सर अब हम देखेंगे कि जो BNSS इसमें जोड़ा क्या, प्लस क्या किया, बढ़ाया क्या, नया क्या करा इन्होंने। हमारी जो ऑनर गवर्नमेंट है प्रेजेंट की, उन्होंने विदाउट प्रेजुडाइज। तो सर नए एक्ट में हमने तकरीबन 10 कंसेप्ट नए जोड़े। हालांकि बेसिक तो 4-5 पॉइंट ही है, पर मैं सेक्शनों का जिक्र कर रहा हूं। मान लो कि 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जो इन्होंने प्लस किए, और डेफिनेशन क्लोज में 5 सेक्शन इन्होंने जोड़े डेफिनेशन सेक्शन में। ठीक है, अब हम इन सारी बातों को, सारा तो नहीं हो पाएगा पर डेफिनेशन क्लोज को मैं आपको थोड़ा डिटेल करता हूं, फिर बाकी कल अब इसका करेंगे। तो सर डेफिनेशन में इन्होंने, हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट ने जो BNSS बनाया, उसमें एक इनका बनाने का मेन पर्पज, अजय जी, अंग्रेजियत को खत्म करने के अलावा एक इनका पर्पज, हमारा पर्पज, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधुनिक सिस्टम है, उसको भी अपने एक्ट में लाने का मोटिव रहा। जो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो भी हमारा BNSS का पार्ट हमने बनाने की कोशिश करी। ये भी हमारा पर्पज था नई BNSS को लाने का। तो सर पहला इन्होंने चेंज किया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये चीज इंट्रोड्यूस की गई नए एक्ट में डेफिनेशन क्लोज में, कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है ना, उनका प्रयोग भी हमारी BNSS में किया जाएगा, आधुनिक चीजों का। पहले तो 2 प्रकार की एविडेंस होती थी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, पर समय के साथ साथ अब हमने पेजर आया, फोन आया, लैपटॉप आया, गैजेट आया, वाईफाई आया, वीडियो रिकॉर्डिंग आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आया, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई अब तो उन सब को भी हमने क्रिमिनल प्रोसीजर का एविडेंस का पार्ट रखा, ये हम बोलना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बेल। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल वर्ड तो है, और सामान्य तौर पे इसको समझाया नहीं गया अजय जी कि बेल का मतलब क्या होता है। पुराने लॉ में इसमें इन्होंने समझाया कि बेल को मतलब, अभी हम डिटेल पढ़ाएंगे इन चीजों को, कि बेल में इन्होंने समझा दिया कि बेल का मतलब है छोड़ना, रिलीज करना। पहले बेल वर्ड का मीनिंग नहीं लिखा था अजय जी, सिर्फ बेल की प्रक्रिया बताई थी। आगे चल के इन्होंने बेल बॉन्ड एक वर्ड,
उसको समझाने की कोशिश करी। बेल बॉन्ड पहले भी वर्ड लिखा होता सीआरपीसी में, पर समझाया नहीं गया था इसका मतलब क्या है। तो वो इन्होंने डेफिनेशन क्लोज में इंसर्ट किया और इसको बताने की कोशिश करी। आगे चल के बॉन्ड एक वर्ड, तो मोटा मोटी ये 3 वर्ड जो हमने बोले अजय जी, बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड, ये एक तरह से अपराधियों को रिलीज करना और रिलीज करने के एवज में किसी दूसरे व्यक्तियों की गारंटी लेना, उनके कागज लेना, जमीन के, जायदाद के, गाड़ियों के, इस एश्योरेंस के साथ कि अगर एक्यूज नहीं आया तो हम जिम्मेवार होंगे, हमें पकड़ना, हमारी प्रॉपर्टी फॉरफिट करना, हमें जेल भेजना। ये चीजें समझाई गई। ठीक है यहां तक। उसके बाद एक वर्ड इन्होंने जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये भी अब नई बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हमने अपने बीएनएस में जगह दी गई। मैं बोल ही चुका हूं, वीडियो ऑन करिए जिसका भी पॉसिबल है। अक्षिका जी ने अभी करा है, देखो काफी देर बाद, या पहले भी किया हुआ था अक्षिका जी? नो सर, सर अभी किया है। थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है थोड़ा। तबीयत ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करिए, माइक म्यूट करिए, केयरफुली सुनिए, नोटिंग करिए, रफ कॉपी साथ रखिए, जो वर्ड हो सके जो सुने उन वर्ड को नोट करिए। ये मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप कीवर्ड भी लिखते चले जाएंगे तो 2 पेज तो वैसे ही भर जाओगे, या 1 पेज भर जाएगा, कम से कम 1 पेज तो भर जाएगा अक्षिका। तो 1 पेज तो ये राइटिंग हो गई जब मैं ब्रीफ कर रहा हूं, और 1 पेज आपने खुद से लिखना है, तो 2 पेज हो गए। तो अगर आप 2 पेज भी डेली लिखते हो तो 1 साल में, मतलब थोड़ा लंबा ले ले तो 1 साल में 700 पेज लिख लोगे। और मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखे हर जी, अंदाजा हो शायद, सुधीर जी, अजय जी को मैं बोलना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस। बहुत बार सर ऐसा होता है, स्टूडेंट जो है पूरे 6 महीने तैयारी करता है और पेन कहां ठाता है सुधीर जी? जी सर। 6 महीने तैयारी करने के बाद कोई भी एस्पिरेंट जो है अपना पेन वो पहली बार कहां करता है? सर पॉकेट में रखता है ना सर। रखा नहीं, यूज एग्जाम के पेपर के टाइम में। एग्जाम में 6 महीने तैयारी करी आपने, खूब जी तोड़ के, हार्ड वर्क, 10 घंटे, पेन का यूज ना करा 1 मिनट भी, सीधा एग्जाम पेपर में। तुलसी कुमारी जी आपने बोला शायद? जी सर। वीडियो ऑन करिए, पॉसिबल है तो सभी, मैं बोलता हूं बार बार। तो सर पेन का यूज हम सीधा पेपर में करते हैं, और पेपर में लिखा ना जावे कभी भी, दिमाग में तो रहता है पर हाथ में ना रहता। हमसे बॉन्ड नहीं लिखा जाएगा पेपर में अगर बॉन्ड यहां ना लिखा तो। अजय जी ऐसा होता है, बार बार आप पढ़ रहे हो बॉन्ड, रिमांड, बेल, जेल। अभी अगर आपको कह दें तो जेल ना लिखा जाए, मतलब मेरे को कह दे तो मेरे से जेल ना लिखा जाएगा, बेल नहीं लिखा जाएगा एकदम। क्या समझाना चाहते हैं हम ये बोलना चाहते हैं सर, बिना प्रैक्टिस के आप पेपर कर ही नहीं सकते। कि कितनी सुन लो मेरे से या किसी से भी, पेपर जब ही कर पाओगे जब राइटिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक कह रहा हूं मैं हर जी? यस सर।
चलिए, उसके बाद चलो आज के लिए इतना ही है। अभी हमने जो इसके कंसेप्ट रह गए जो ऐड करे, क्यूरेटिव पेटिशन, प्रोक्लेम ऑफेंडर, ठीक है, मर्सी पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, मर्सी पेटिशन, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, उसके बाद ऑनलाइन ट्रायल करना, प्रोक्लेम ऑफेंडर के एब्सेंस में ट्रायल करना, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट अगर जो जिसने इन्वेस्टिगेशन करी वो गोरखपुर में था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बाद में उसका ट्रांसफर हो गया मेरठ में, तो उसके लिए एविडेंस के लिए जो गोरखपुर में अफसर अपॉइंट है उसको बुलाएंगे या मेरठ वाले को बुलाएंगे सुधीर जी? सर जहां क्राइम होगा वहीं का ऑफिसर कार्रवाई करेगा ना? कार्रवाई तो कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली जी, अब उस आईओ का ट्रांसफर हो गया मेरठ, ठीक है। तो नए एक्ट में बोला कि भाई उसकी जरूरत ना है, जो प्रेजेंट आईओ है ना वहां पे जी, उसको बुला के भी काम चलाया जा सकता है। हाँ, वो अगली कार्रवाई वो करेगा। हाँ, एविडेंस सर वो तो कार्रवाई तो वही कार्रवाई करता ही अगली, लेकिन एविडेंस में जो आधा जो ये डायरी जो लिखे हुए रहता है आईओ, तो उसको एविडेंस में बिना बुलाए कैसे आईओ को ये कोर्ट में ये किया जाता है साक्ष्य के रूप में? लिसन तुलसी जी, हमने ये बोला है एक अफसर ने जो इन्वेस्टिगेशन कर ली, अगर नए एक्ट में ये प्रावधान है कि भाई अगर उसका ट्रांसफर हो गया, वो कल मैं बोला था कल डिटेल करेंगे, अगर उसका ट्रांसफर हो गया तो जरूरी नहीं कि भाई उसको बुलाएं, जिसने जो इन्वेस्टिगेशन थाने में रखी है, जो रिकॉर्ड थाने में रखा है, उसको उस समय जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो उस रिकॉर्ड को लाकर और उसमें एविडेंस दे सकता है। हमने ये बोला अभी। अच्छा, सुधीर जी कुछ पकड़ में आए बात? यस सर। क्योंकि इसका रीजन क्या है अर्जी? सर क्योंकि उसे लेके आने में काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर नहीं आया तो डेट पे डेट पड़ेगी। हाँ, जिसका ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसफर हो गया, अब ये कर रहा वो कर रहा। डिले टैक्टिस को रोकने के लिए हमने कहा कि भाई नहीं, जहां इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है वो अफसर जो है, अब जो एट प्रेजेंट में जो अफसर है वो आके बता देगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब एज पर रिकॉर्ड। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो तो पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे संदीप जी जब पकड़ में आएगा, अभी नहीं आएगा ये चीजें। सर जो मुआयना करके आया ऑफिसर, तो मुआयना वाला ही तो बताएगा कि एक्चुअल कहानी क्या थी वहां की। सर अभी बोला मैंने, संदीप जी मैंने बोला अभी कि डिटेल जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे, हमने ये बोला है कि जिसने इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, जो फाइल बन चुकी है, चालान हो चुका है और उसके बाद अफसर ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर डॉक्यूमेंट को लेकर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को लेकर प्रेजेंट अफसर भी उसको मतलब कि पेश कर देगा। हमने ये बोला अभी, डिटेल तो अभी जब कंसेप्ट पढ़ेंगे जब पकड़ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है यहां तक? चलिए, तो सर अभी इतना ही पॉइंट रखेंगे। हाँ, एक पॉइंट और बता देते हैं बस, उसके बाद राइटिंग करनी है, अभी 10 मिनट बच रही है, कि जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की कार्रवाई एक्यूज के खिलाफ होती है। उसके खिलाफ सजा का भी प्रावधान है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रावधान है। तो बेटा उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है ना, वही एक पॉइंट हमारे BNSS में एक डिटेल सेक्शन डाल दिए हर जी, वो तकरीबन 20-25 सेक्शन है। अटैचमेंट,
फॉर फीचर और रेस्टोरेशन। मतलब अगर आपने क्राइम में कोई प्रॉपर्टी यूज करी, भाई उसको अटैच कर दो। अगर वो पाई गई अपराध में, सरकार में जब्त कर लो। अगर उसका रोल ना है तो वह प्रॉपर्टी किसको दे दो हरजी? वापस उसको जिसका ओनर है। तो ये इस कंसेप्ट को लेके काफी सेक्शन इसमें है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जो पॉइंट हमने अभी बोले, तो कुछ इसको डिटेल लेके कल बोलेंगे, और फिर हम आपको 25 क्वेश्चन लिखवाएंगे पहले। उन 25 क्वेश्चन पे फिर अगली 25 ब्रीफिंग होगी। ये मैं बोलना चाहता। ठीक है यहां तक? आज आपने संदीप जी यस सर। सीआरपीसी में बीएनएसएस में जो समझना है, वो 1 पेज राइटिंग करना है अभी। क्या करना है सर, रिपीट करना? 1 पेज राइटिंग। राइटिंग हाथ निकालो अंदर से। सर राइटिंग तो समझ में आ गया सर। आपने एक क्वेश्चन बोला था कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में कोई भी कंसेप्ट अगर आपको जो आता है, बेल का कुछ आता है बेल लिख दो, जेल का आता है जेल में लिख दो, उसके बाद एफआईआर का आता है एफआईआर लिख दो, रिमांड का आता है रिमांड लिख दो, अरेस्ट का आता है अरेस्ट लिख दो, बॉन्ड का आता है बॉन्ड लिख दो। 1 पेज राइटिंग करनी है अभी, वीडियो ऑन करते करते। राय जी कुछ फर्क है? हर चीज ठीक है? चलिए 1 पेज राइटिंग करिए। सर थोड़ा डिस्टरबेंस सी आ रही है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ माइक कर म्यूट कर लीजिए। दीजिए सर, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर दीजिए।
हर्ष कितना कर ले राइटिंग? सर हाफ पेज हो गया। राइटिंग करो अपनी, जो आपकी कोई अगली क्लास है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी तरफ से फ्री हो। ओके सर। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपना जितनी राइटिंग कर ली है वो ठीक है, कल से थोड़ा और एडवांस रखेंगे थोड़ा ताकि राइटिंग हो सके हमारी, और 5 मिनट पहले के हिसाब से, ठीक है ना। और पर आप अपने लेवल पे 1 पेज राइटिंग जरूर करिए। कल मैं पूछूंगा संदीप जी आपने क्या लिखा, और फिर उस पर सवाल जवाब करेंगे। यस सर। सर मेरा एक सवाल है। अभी तो रहने दो, तो तुम्हारी अगली क्लास शुरू होगी तो मैं ठीक है सर। इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हम दूसरे उसमें नहीं जाना चाह रहे, अपने कल ही आप लिख लो, नोट कर लो, कल बात करें, ठीक। राइटिंग करो बस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।